Hello, students. How are you? I hope everyone is very fine. Welcome to ninth standard, chapter 19. चैप्टर 19 है महाकवि कालिदास। इसमें महाकवि कालिदास का वर्णन हुआ है। चैप्टर महाकवि कालिदास के लेखक हैं नरपत बारहट हडवेचा। नरपत बारहट हडवेचा। अब हमारे लेखक के बारे में हम जानते हैं। राजस्थानी संस्कृति के शोधकर्ता नरपत बारहट हडवेचा ने MA B.Ed की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने शिक्षा में MA B.Ed की उपाधि प्राप्त की है। जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर से वे संलग्न हैं, मतलब शामिल हैं। उनकी विशेष रुचि कागज लेखन में है, मतलब कागज लिखने में उनकी विशेष रुचि है। वे संस्कृति के प्रवाहों और प्रवाहों को समझने में यत्नशील हैं, मतलब वो संस्कृति को समझने में बहुत अच्छे से यत्नशील हैं। महापुरुषों को नमन करते हुए उन्होंने लिखा है, जो हमारे महापुरुष हैं उनको नमस्कार करते हुए उन्होंने लिखा है, जिन्होंने देश सेवा की खातिर अपना घर परिवार छोड़कर जिन्होंने देश सेवा के खातिर अपना घर परिवार छोड़कर ऐशो आराम की जो जिंदगी होती है, तो ऐशो आराम त्याग कर भूखे प्यासे नंगे पांव रहकर देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सर्वस्व कुर्बान किया, वे वंदनीय हैं। लेखक कहना चाहते हैं कि वो महापुरुष जो वंदनीय है, क्योंकि उन्होंने देश को जंजीरों से मुक्त, किसकी गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए अपना घर परिवार ऐशो आराम त्याग कर भूखे प्यासे नंगे पांव रहकर देश की गुलामी को जंजीरों से मुक्त करवाया, इसलिए वो वंदनीय मतलब पूजनीय है। महापुरुषों की जीवनियाँ इनकी प्रसिद्धि की कृति है। जो हमारे लेखक हैं, महापुरुषों की जो जीवनियों का इन्होंने वर्णन किया है, वो इनकी प्रसिद्धि है। इस संग्रह में कुल 60 प्रसिद्ध महापुरुष को जीवन चरित्र अंकित है। जो संग्रह है उनके, उनमें 60 प्रसिद्ध महापुरुष को जीवन चरित्र अंकित है। प्रस्तुत जीवनी जो ये हमारे चैप्टर है महाकवि कालिदास में कालिदास के जन्म और परिचय का एक उनकी प्रसिद्धि साहित्यिक रचनाओं का विवरण है, मतलब उनके जन्म का परिचय, उनकी प्रसिद्धि और उनकी रचनाओं का इसमें वर्णन है। इस कृति से यह संदेश मिलता है, जो हमारी महाकवि कालिदास अध्याय है, उससे यह संदेश मिलता है कि कभी बच्चे को मूर्ख बुद्धू नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वह मौका मिलने पर ही हीरे की चमक की तरह चमक सकता है। मतलब किसी को भी मूर्ख नहीं समझना चाहिए, क्योंकि मौका मिलने पर वो हीरे की तरह चमक सकता है। अब हमारे महाकवि कालिदास अध्याय शुरू करते हैं कि कालिदास को हम मातृ संस्कृत के महाकवि के रूप में जानते हैं। जो कालिदास हैं उनको हम मातृ संस्कृत के महाकवि के रूप में जानते हैं। इसमें आपसे पूछा जाए कि कृतवाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए, तो कौन सी होगी? इसमें जो हमारा सेंटेंस है कि जानते हैं, प्रेजेंट टेंस है, मतलब वर्तमान में, तो इसमें आपको पूछा जाए कि इस वाक्य में आपको कृतवाचक संज्ञा पहचान कर लिखनी है, तो वो क्या होगी? इसमें होगी कवि। क्या होगी? कवि। तो स्वयं महाकवि कालिदास ने अपने विषय में कुछ नहीं लिखा है। हर्ष चरित्र के शुरू में कवि बाण ने कालिदास का उल्लेख किया है। इससे पता चलता है कि कालिदास बाण से पहले हुए हैं। एक स्थान पर स्वयं कालिदास ने अपने अभिभावक के रूप में, मतलब बच्चों के जो परिवार के रक्षक होते हैं उनके रूप में विक्रम नाम का उल्लेख किया है।
वह कौन सा विक्रम है, इस बात का अभी पूरी तरह पता नहीं चल पाया है। फिर भी उन्हीं राजा विक्रमादित्य और राजा भोज का समकालीन मतलब समय का मानकर कितनी ही कथाओं में नायक बनाया गया है। फिर भी उन्हें वो विक्रमादित्य राजा के भोज का मानकर, उस समय का मानकर कितनी कथाओं में उनको नायक मतलब मुख्य किरदार दिया है। विभिन्न भाषाओं में पहेलियों और लोक कथाओं में उनकी विद्वता, कविता और चमत्कारिक प्रसंगों का वर्णन मिलता है। अब हमारा जो कालिदास जी हैं उनके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं कि कुछ विद्वानों ने कालिदास का जन्म 365 ईस्वी तथा निधन 445 ईस्वी माना है। कुछ विद्वानों ने, सब नहीं मानते, कुछ विद्वानों ने। महाकवि कालिदास के जन्म स्थान के बारे में ठीक ठीक पता नहीं चलता। कुछ विद्वानों ने उनका जन्म स्थान उज्जैनी, जो वर्तमान में उज्जैन माना जाता है, जो सही लगता है, क्योंकि सही क्यों लगता है, क्योंकि मेघदूत में स्वयं कवि ने उज्जैनी को विशेष दर्शनीय कहा है। जो मेघदूत किताब है उनकी, उसमें स्वयं जो कवि हैं उन्होंने उज्जैनी को विशेष दर्शाया है। और लंबा रास्ता पड़ने पर भी उधर से जाने के लिए बादल से अनुरोध किया है। लंबा रास्ता पड़ने पर, दूर जाने पर उन्होंने बादल से अनुरोध किया है। जो मेघदूत है इसमें यक्ष के विरह का चित्रण है। यह यक्ष मेघ को दूत बनाकर अपना संदेश मेघ द्वारा अपनी प्रेमिका को पहुंचाता है। यहाँ पर जो मेघदूत का वर्णन किया है वो है कि जो मेघदूत है इसमें एक यक्ष के विरह का चित्रण किया है। यक्ष मेघ को दूत बनाकर अपना संदेश मेघ द्वारा अपनी प्रेमिका को पहुंचाता है। अब है हमारा उज्जैनी में उन दिनों राजा विक्रमादित्य का राज्य था। वहाँ की प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। उज्जैन में उन दिनों राजा विक्रमादित्य का राज्य था। वहाँ की प्रजा सब प्रकार से खुश थी। साहित्य और कला की उन्नति चरम सीमा पर पहुँची थी, मतलब ऊंचाई की सीमा पर पहुँची थी। साहित्य और कला की उन्नति। राजा विक्रमादित्य ने अपने नाम से ही विक्रम संवत चलाया। जो राजा विक्रमादित्य थे उन्होंने ही अपने नाम से ही विक्रम संवत चलाया, मतलब साल चलाया। समय समय पर उन्होंने सोने के जो सिक्के चलवाए थे उनसे उनके राज्यकाल का ठीक ठीक पता चलता है। मतलब समय समय पर जो उन्होंने सोने के सिक्के चलवाए थे उनसे उनके राज्यकाल का हमें पता चलता है। जो विक्रमादित्य के शासन काल में जितना वैभव देश में था, विक्रमादित्य के शासन काल से जितना वैभव देश में था, जितनी साहित्य तथा कला की उन्नति हुई उतनी कभी नहीं हुई। मतलब उस काल में साहित्य और कला की खूब उन्नति हुई जितनी कभी नहीं हुई। एक से बढ़कर एक कवि, साहित्यकार और वैज्ञानिक इस युग में उत्पन्न हुए। राजा विक्रमादित्य स्वयं साहित्य और संगीत के अच्छे जानकार, साहित्य और संगीत के अच्छे जानकार थे। जो खुद राजा विक्रमादित्य थे वे खुद साहित्य और संगीत के अच्छे जानकार थे। संस्कृत भाषा की उन्नति भी इस काल में ही अधिक हुई। जो हमारी संस्कृत भाषा है उसकी उन्नति मतलब बढ़ोतरी इस समय में ज़्यादा हुई। अपने पूर्व जीवन में बुद्धू माने जाने वाले कालिदास, अपने पूर्व जीवन में बुद्धू माने जाने वाले कालिदास, यहाँ पर बुद्धू का मतलब होता है मूर्ख। अगर आपसे पूछा जाए कि मूर्ख का विलोम शब्द लिखिए तो क्या होगा? मूर्ख का बुद्धिमान। तो अपने पूर्व जीवन में बुद्धू माने जाने वाले कालिदास विक्रमादित्य के दरबारी कवियों में वो सर्वश्रेष्ठ थे। जो उनके दरबार के जो कवि थे, जो नवरत्न कहलाते थे, उनमें वो सर्वश्रेष्ठ थे। कालिदास के अतिरिक्त 8 और कवि भी दरबार में थे जो नवरत्न कहलाते थे।
कालिदास के विषय में कहा जाता है कि वे जो युवा अवस्था होती है, युवा अवस्था तक निरक्षर थे, मतलब अनपढ़ थे। जिस डाल पर बैठते उसे ही काटते थे, मतलब जिस डाल पर बैठते थे उसे ही वो काटते थे। जो हमारे कालिदास हैं वो युवा अवस्था तक निरक्षर थे और वो जिस डाल पर बैठते थे उसे ही काटते थे। निरक्षर होने पर भी वो इतने विद्वान और महाकवि किस तरह बन गए, इसकी भी एक बड़ी विचित्र और रोचक कहानी है। मतलब वो अनपढ़ थे फिर भी वो किस तरह इतने अच्छे विद्वान और प्रसिद्ध हो गए, इसकी भी एक बड़ी विचित्र कहानी है जो कि हम जानेंगे। उन दिनों शारदानंद नामक के एक राजा थे। उन दिनों मतलब फास्ट टेंस, यहाँ पर भूतकाल की बात हो रही है कि उन दिनों शारदानंद नामक के एक राजा थे। उनकी एक गुणवती और विद्वान पुत्री थी। गुणवती मतलब अच्छे संस्कार वाली गुणवान विद्वान पुत्री थी, जिसका नाम विद्योत्मा था। क्या था जिसका नाम? विद्योत्मा। वह बहुत सुंदर और रूपवती भी थी। वो बहुत सुंदर भी थी और रूपवती थी। उसके रूप, गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर के देशों तक फैली हुई थी। जो वो सुंदर थी, गुणवान थी, उसकी प्रशंसा दूर दूर तक फैली हुई थी। क्योंकि जो सुंदर होता है उसको तो सभी जानता है। अभी हम आप देख लेते हैं कि फिल्मों में हमें जो अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, तो उसको कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं। तो वैसे ही वो जो सुंदर थी उसको सब जानते थे। विद्योत्मा को अपने रूप, गुण और ज्ञान पर बड़ा घमंड था, पर वो अपने ऊपर बहुत घमंड करती थी अपनी सुंदरता पर। अपने विवाह के संबंध में उसने एक घोषणा कर रखी थी। उसने जो अपना विवाह करने के संबंध में एक घोषणा कर रखी थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा उसी के साथ वो अपना विवाह करेगी। जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा उसी के साथ वो अपना विवाह करेगी। यहाँ पर शारदानंद नामक एक राजा था, उनकी एक गुणवती विद्वान पुत्री थी और उसका नाम क्या था? विद्योत्मा। वो अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड करती थी और उसने अपने विवाह के संबंध मतलब मैं उसी से विवाह करूंगी जो मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा। उसकी इस घोषणा की जानकारी जैसे जैसे पास पड़ोस के देशों तक पहुंचती गई, वहाँ के विद्वान तथा पंडित विद्योत्मा से शास्त्रार्थ करने के लिए आने लगे। जो विद्योत्मा है उसे शास्त्रार्थ मतलब शास्त्र संबंधित चर्चा, कोई भी शास्त्र हो उससे संबंधित चर्चा करने के लिए वो आने लगे। कौन? सभी दूर दूर देशों के सभी लोग। जब उन्होंने सुना कि उसे जो शास्त्रार्थ में हरा देगा वो उसी से विवाह करेगी, इसीलिए सब दूर दूर देशों से आने लगे। लेकिन विद्वानों या पंडितों को बड़ी ग्लानि का अनुभव हो रहा था। लेकिन विद्वानों और पंडितों को ग्लानि मतलब दुख का अनुभव हो रहा था। वे इसका बदला लेने का उपाय सोचने लगे थे। जो विद्वान और पंडित थे उनको बड़ा दुख हो रहा था और वो इसका बदला लेने का उपाय सोचने लगे थे। विद्वानों और पंडितों ने मिलकर तय किया कि विद्योत्मा का विवाह किसी मूर्ख से करवा दिया जाए तो इसका घमंड टूट जाएगा। हम देखते हैं कि हम किसी से बदला लेते हैं तो हम जरूर कुछ ऐसा काम करने की सोचते हैं। वैसे ही जो विद्वान हैं उन्होंने क्या सोचा कि इसका जो घमंड है हम तभी तोड़ सकते हैं जब इसका विवाह ये अपने आप को बहुत ज़्यादा शास्त्रार्थ समझती है, तो इसका घमंड तोड़ने के लिए हमें इसका विवाह किससे करवाना चाहिए? मूर्ख से करवा देना चाहिए, जिससे इसका घमंड टूट जाए। वे अपमान का बदला भी ले सकेंगे। जो उनका अपमान हुआ, जो विद्योत्मा ने उन पंडितों को और विद्वानों को हराया, उससे उनका बदला भी उनको वो ले सकेंगे। अतः अब वे ऐसे एक मूर्ख की तलाश में रहने लगे
और वो एक मूर्ख की तलाश में रहने लगे, मतलब ढूंढने लगे। संयोग से उन्हें एक दिन ऐसा ही मूर्ख युवक मिल गया। संयोग मतलब किस्मत से उन्हें एक दिन एक ऐसा मूर्ख ही युवक मिल गया। वो पेड़ की जिस डाल पर बैठता था उसे ही काट रहा था। यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? कालिदास, जो कवि कालिदास है उनकी बात की जा रही है कि उनको संयोग से एक दिन मूर्ख युवक मिल गया जो जिस पेड़ की डाल पर बैठता था उसे ही काट रहा था। पंडितों तथा विद्वानों को लगा कि उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा, इसलिए पंडितों ने उसे पेड़ से नीचे उतारा और समझा बुझाकर एक सुंदर राजकुमारी से उसका विवाह करा देने की बात कहकर तथा लालच देकर अपने साथ चलने को राजी किया। पंडितों और विद्वानों ने क्या किया कि उसे पेड़ से नीचे उतारा, समझा बुझाकर कि एक सुंदर राजकुमारी है, उससे तुम्हारा विवाह करा देंगे, ये बात कहकर लालच देकर उसे अपने साथ राजी किया। किसको? जो कि कवि कालिदास हैं। पंडितों ने उस मूर्ख युवक को ये बात अच्छी तरह समझा दी कि वो वहाँ कुछ नहीं बोलेगा और गूंगा बना रहेगा, जो कि कभी नहीं बोलता, नहीं तो उसका विवाह नहीं होगा। पंडितों ने उनको क्या समझाया कि कुछ नहीं बोलना है, नहीं तो उसका विवाह नहीं होगा। वह मूर्ख युवक बड़ा खुश हुआ। मूर्ख युवक बड़ा खुश हुआ। उसने पंडितों की बात मान ली और उनके द्वारा किए गए अच्छे कपड़े पहन लिए। जो उनके द्वारा अच्छे कपड़े दिए वो भी पहन लिए। पंडित उसे विद्वोत्मा के पास शास्त्रार्थ के लिए ले गए। पंडित उसे विद्वोत्मा के पास शास्त्रार्थ के लिए ले गए। यहाँ पर कालिदास, जो कवि कालिदास है, उनके जीवन में जो उन्हें पहले मूर्ख समझा जा रहा था उस तरह से उनका वर्णन किया गया है कि जो हमारे विद्वोत्मा, जो कि शारदानंद की पुत्री थी, वो बहुत गुणवती थी, पर वो अपनी खूबसूरत बहुत सुंदर भी थी, इसीलिए वो प्रसिद्ध थी। लेकिन वो अपनी गुणवत्ता और शास्त्रार्थ पर उनको घमंड था, इसीलिए उसने क्या किया कि अपने विवाह के संबंध में एक बात कही कि जो मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा उससे ही मेरा विवाह होगा। तो कई विद्वान आए, कई पंडित आए, पर वो उनसे जीत नहीं पाए। इसीलिए विद्वानों और पंडितों ने विचार किया कि हम इनसे बदला लेने के लिए इसकी शादी किसी मूर्ख से करवा दे ताकि इसका घमंड टूट जाए। इसीलिए उन्हें एक दिन किस्मत से एक मूर्ख मिल गया जो जिस पेड़ पर बैठता था उसी पेड़ को काट डालता था। तो वो उसको लेके आए और समझा बुझाकर कि तुम्हारी शादी सुंदर राजकुमारी से करवा देंगे, ऐसा लालच देकर उसे अच्छे कपड़े पहनूकर तैयार किया और कहा कि तुम बोलना मत, बोलोगे तो तुम्हारा विवाह नहीं होगा। और पंडित उसे विद्वोत्मा के शास्त्रार्थ पर पास ले गए। यहाँ तक हम आज करेंगे, बाकी का अध्याय हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ पर हमने कालिदास जी के जीवन के बारे में इतना जाना है। अब आगे की क्लास में हम जानेंगे। हमारा लेक्चर यही समाप्त होता है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।